आप करो उसके ऊपर कार्रवाई। पर इतने तथ्य आने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया जाता है यूपी की ओर से कि नेशनल इंटरेस्ट में ये नाम जाहिर करना नेशनल इंटरेस्ट में ठीक नहीं है। अब मेरे समझ में नहीं आता कि चोरों के और गुनहगारों के नाम जाहिर करने से क्या नेशनल इंटरेस्ट डैमेज होता है, कोई बता सकता है? वहाँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बड़े बुजुर्ग व्यक्ति है, सीनियर है, वो कहते हैं प्रोसीजर चल रहा है, टैक्स लॉ ये है वो है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं। और राहुल गांधी आकर कह रहे कि बिल्कुल वापस लाना चाहिए, सब नाम जाहिर होना चाहिए, पैसा वापस लाना चाहिए। अरे भाई है तो लोगों को क्यों बताते हो, मीडिया को क्यों बताते हो? अपने पार्टी में जाके बताओ, प्रधानमंत्री को बताओ। आप एक बोल रहे, वो प्रणब मुखर्जी दूसरी बात कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तीसरा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने की हुई कमेंट्स कितनी भयंकर है, और इसको भी कोई रिसीव करने के लिए सरकार में तैयार नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से अपील करता हूं कि आप क्यों डरती हो? अगर आपका दामन साफ है तो ये काले धन देश के जो एंटी नेशनल लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने देश के गरीबों का पैसा, ये देश के गरीबों का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, ये अगर स्विस बैंक में रखा है तो उनके नाम जाहिर करने में आपको संकोच क्यों हो रहा है? आपकी पार्टी इसमें इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रही है? राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री ने 100 दिन में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और किसने कहना चाहिए? आप इसको जाहिर क्यों नहीं कर रहे? और इसलिए बहनों और भाइयों, ये हमारे देश के हितों के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। मैं अभी बीच में आसाम गया था, बाढ़ के कारण पूरी बर्बादी होती। एक गुजरात में रिवर कनेक्टिविटी हो गई, नर्मदा का पानी 14 नदियों में गया, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% बढ़ा, 14%। और हमारे देश का एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2 to 2.5% है। मैं किसानों में काम करता हूं और गांव की गरीबी देखता हूं, भयंकर गरीबी है। मैं जिस एरिया से आता हूं वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है, और उनके बीच में मैं काम करता हूँ। 500 किसानों के आत्महत्या करने वाले परिवारों को हमने दत्तक लिया है 5 साल के लिए। बहुत हालत खराब है, लोग भूखे मर रहे, किसान आत्महत्या कर रहे, युवा बेरोजगार है, इन्फ्लेशन 18% पे पहुंचा है, महंगाई तो इन्फ्लेशन महंगाई कारण लोग जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति, एक समय की रोटी नहीं खा सकते। 58,000 करोड़ का अनाज हर साल सड़ रहा है। कमोडिटी एक्सचेंज में 10 लाख हजार करोड़ का टर्नओवर होता है और 0.33% की डिलीवरी होती है। स्पेकुलेशन, मैनिपुलेशन, ब्लैक मार्केट, कोई चिंता नहीं। 58,000 करोड़ का अनाज सड़ता है और गरीबों को नहीं मिलता। अगर छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम में सबको अगर अनाज मिल सकता है तो उसको प्रधानमंत्री ने तारीफ की कि सबसे अच्छे पीडीएस सिस्टम है, बाकी राज्यों में उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? ऐसे अनेक बुनियादी सवाल इस विषय पर खड़े हुए हैं। समय की कमी है, पर मुझे बड़ी खुशी है, मैं वैद्यनाथन जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार अडवाणी जी को पत्र लिखा। अडवाणी जी ने 2009 में पहला रिपोर्ट चुनाव के समय जाहिर किया और इनके रिपोर्ट के आधार पर मांग की कि ये काला धन वापस लाना चाहिए। कल उन्होंने अपना दूसरा रिपोर्ट दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब देश में जो राष्ट्रवादी है, जो देश के लिए जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात, पंथ, धर्म और भाषा बोलने वाले हो, अगर भला होगा तो सबका होगा। सब रिलीजन, कम्युनिटी, भाषा, सब गरीबों का भला होगा। गरीबों को कोई जात नहीं होती। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इसकी हालत सुधारनी, इसको प्रायोरिटी देनी है। और ऐसे स्थिति में ये सब पैसे का उपयोग अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए होगा तो ये देश कहाँ जाएगा? और इसलिए मैं फिर से एक बार आपको याद करता हूं कि 3 दिन पहले बिल्कुल मैं चाइना से 70 किलोमीटर और इंडोनेशिया से 40 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ था समुद्र में, और वो 10,000 के बस्ती के गांव का वो 80 साल का पूर्व सैनिक मुझे कह रहा था, मुझे कैंसर हुआ, मेरे पास दवाई नहीं, हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर ने, मैं क्या करूँ, ऐसे ही मरना मेरे नसीब में है। क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? क्या उनका कोई वाली नहीं? उनके लिए कोई सरकार के पास अनुदान नहीं, पैसा नहीं, हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है, बजट प्रोविजन नहीं हो सकती। और इसलिए ये सवाल हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ
ये सवाल देश की जनता के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये सवाल देश के जो सबसे शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और उन लोगों को न्याय देने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये पैसा वापस लाना पड़ेगा और देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, उसके विकास के लिए उसको खर्चा करना होगा। तब देश में अरुणोदय होगा, तब देश का भविष्य काल उज्जवल होगा। और इसलिए इस विषय की शुरुआत हुई है। मैं आपसे इकोनॉमिक सेल के सभी चार्टर अकाउंटेंट है और बहुत विद्वान लोग हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसका अध्ययन करके इस विषय को कॉमन व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुँचाना, और ये काम प्रभावी रूप से होने की आवश्यकता है। और इसलिए कल जो रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट मिला, उसमें भी काफ़ी तथ्य हैं। समय की कमी होने के कारण सब बातों पर जिक्र मैं नहीं करूंगा, पर अब भ्रष्टाचार के बारे में हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, और एक विपक्ष के नाते हमने भी कुछ बातें तैयार की है, उचित समय पर जाहिर करेंगे। मैं आपको बताता हूं, बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम 70% कमियों को कम कर सकते हैं। और वो कैसा कमी करना है, इसके बारे में हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने एक विधेयक मंजूर किया है। उसमें ऐसा है कि क्लर्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी तकरार करने के लिए स्पेशल न्यायालय बनाया जाए, और जो भ्रष्टाचार साबित होता है तो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे क्लार्क हो, चाहे सरपंच हो, उसके पूरी कमाई जो है उसका जब्त करके वो पैसा वसूल किया जाए। ऐसा कानून ने मंजूर किया है, पूरे देश में उसको लागू होना चाहिए। दूसरी बात, ये टेंडरिंग प्रोसेस, आज ही टेंडर हो सकता है, और ई टेंडर की प्रोसेस से जो टेक्निकली और ये जो इतना सब घोटाला हुआ, इसी घोटाले में हुआ। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी आती है तो हजारों लोग टेंडर भरेंगे, जो कैपेबल है, लोएस्ट है, उसको मिलेगा। ये कोई कठिन नहीं है। मैंने इतने फ्लाईओवर्स बनाए, लिम्का बुक पे रिकॉर्ड हुआ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर कंक्रीट का काम मेरे नाम से सबसे ज़्यादा जमा है, तो मुझे कोई समझता नहीं था। 24 आवर में पैसा मिलता था। हमने उनको कॉन्ट्रैक्टर को फैसिलिटी दी, वो खुद बिल दे और पैसा ले जाए। 3600 करोड़ का काम 1650 करोड़ में होता है, और कोई कम क्वालिटी का नहीं है। बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे अमेरिका और जर्मनी और किसी भी एक्सप्रेस हाईवे से कम स्टैंडर्ड का नहीं, हमारे इंजीनियर्स ने बनाया, इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्होंने बनाया। फ्लाईओवर्स जो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट है, उसका डिज़ाइन हमारे लोगों ने काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास सभी कैपेबिलिटीज है। सवाल है देश के हित में विचार करके इस बात को, जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं हमारे इकोनॉमिक सेल के सभी बंधुओं से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर लोगों के पास जाना चाहिए, ओपिनियन मेकर्स लोगों के पास जाना चाहिए, ये सच्चाई लोगों को बतानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है, पार्लियामेंट में हम कोशिश करेंगे। जनता का दबाव यूपी और कांग्रेस पर बढ़ाना चाहिए। एक राजा को अरेस्ट किया, ये कोई इससे थोड़े काम होता है। ये राजा के पीछे जो उसके गॉडफादर राजा है वो कौन है उनका तो पता चले। और मैंने मजाक में कहा था परसों चेन्नई में कि पिछले बार कलर टीवी बांटे थे डीएमके ने, तो इस बार वो जो फिशरमैन है उनको 500 लोगों को श्रीलंकन मिलिट्री ने मार दिया। तो मैंने बोला इस बार बांटना ही है तो आप सबको बुलेट प्रूफ जैकेट बांटो मर रहे लोग, और इसलिए इनके आका कौन है सब पता चलना चाहिए देश की जनता को, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है इसमें जनता में जाकर इस विषय को समझाना, लोगों को इस बारे में जागरूक करना, और इस विषय के लिए देश में राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर हम लोग देश के लिए काम करते हैं, देश के हित में काम करते हैं। पूरी शक्ति के साथ लोगों तक जाकर इसका जनजागरण करना, ये काम आप सभी लोगों ने प्रभावी रूप से करना चाहिए। यही आप सब लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ। इकोनॉमिक सेल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया है, और इसको आगे और बढ़ाइए और लोगों में संपर्क बनाइए, और आगे जाकर इस काम में अपनी पूरी समय देकर, आप सब लोग चार्टर अकाउंटेंट है, प्रोफेसर से पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस जानकारी को इकट्ठा करके लोगों को पहुंचाने का और देश में दबाव निर्माण करने का काम आप सब लोग करिए। यही आपसे प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।